आज हम लोग बात करने वाले हैं सहकारिता एग्ज़ाम की, जहाँ पर सहकारिता विभाग के द्वारा बैंकिंग संबंधित वैकेंसियाँ आपको देखने को मिली हैं। और इसमें सिलेबस में हम देखते हैं जो स्पेशल 20 और 25 नंबर के कि सहकारिता और इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कुछ लेखांकन शब्दावलियाँ जो हैं वो हमको यहाँ से पूछा जाना है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आने हैं और इसी सेक्शन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से हमारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे और इसी पर ही जो एडवांटेज रखेगा वो एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाएगा। तो इस संबंधित आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं सहकारिता का परिचय। ठीक है, तो सहकारिता का परिचय में हमको क्या क्या देखना है कि सहकारिता क्या है, इसका इतिहास या विकास विश्व, भारत और छत्तीसगढ़ की दृष्टि से क्या रहा, सहकारिता की संरचना क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है सहकारिता संबंधित, है ना, वो हम देखेंगे। अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए संविधान में सहकारिता के लिए, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सहकारिता या कोऑपरेटिव की। तो सहकारिता या कोऑपरेटिव, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो होता है क्या होता है, साथ में कार्य करना। ठीक है, चाहे हम सहकारिता की बात करें चाहे हम कोऑपरेटिव की बात करें, दोनों ही शब्द का अर्थ है साथ कार्य करना। सह या को का अर्थ होता है साथ और ऑपरेटिव या कारिता का अर्थ होता है कार्य करना या कार्य करने वाले। अब तो ये हुई अर्थ। अगर हम सहकारिता की परिभाषा देखें तो सहकारिता से ऐसे संगठन या व्यापार से है जिसको कौन संचालित करता है, वहाँ पर काम करने वाले लोग ही संचालित करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो भी लाभ होता है लाभ का वितरण करते हैं। ठीक है, जो भी लाभ होता है, बेनिफिट होते हैं, प्रॉफिट होता है ना, उसको क्या करते हैं, वितरित करते हैं। अब इसको हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो कुछ लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। कुछ लोग, जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखूं तो हम एक उदाहरण लेते हैं खेत का। 4 लोग हैं, 4 लोग अपनी ज़मीन को एक साथ मिलाते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम चारों क्या करेंगे, ये अपनी पूरी एक खेत को एक चक बनाकर क्या करेंगे, गन्ने की खेती करेंगे। अब उसके लिए वे संसाधन साथ में लेके आते हैं, है ना, पूंजी साथ में लेके आते हैं और चारों मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब वो चारों ही व्यक्ति जो उस खेत पर उत्पादन कर रहे हैं वही उसके मालिक हैं, वही उसके संचालन करता है उस गन्ने के प्रोडक्शन के, और उसका वितरण विक्रय उत्पादन भी उन्हीं के हाथ में है। यानी वो स्वशासी हैं, खुद के द्वारा रूल कर रहे हैं उनको उस चीज़ को। अब वो क्या करेंगे, उसका व्यापार करेंगे, उसको बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अंततः उनका उद्देश्य जो था वो क्या था, लाभ कमाना ही था। तो लाभ कमाने के लिए वे सभी इकट्ठा हुए और, है ना, आपसी सहयोग से, आपसी जो हेल्प से उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। तो सहकारिता मेरे ख्याल से आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब यह तो हुआ बेसिक परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है ना, इसने एक परिभाषा दी हुई है किसकी, सहकारिता की। तो उसकी परिभाषा के अनुसार सहकारिता एक स्वशासी संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों, आवश्यकताओं या अपेक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था के माध्यम से पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्रित होते हैं। तो अगर हम आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें तो सहकारिता, है ना, सहकारिता एक कोऑपरेटिव एजेंसी कैसा संगठन है, एक स्वशासी संगठन है, यानी खुद के द्वारा संचालित और शासित संगठन है। इंग्लिश में इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ गवर्न, है ना, सेल्फ गवर्न ऑर्गेनाइजेशन है। कौन, आपका सहकारिता, जिसमें लोग क्या होते हैं, एकत्र होते हैं। कैसे एकत्र होते हैं, स्वेच्छा से,
है ना, स्वैच्छिक रूप से एकत्र होंगे। और किस लिए उद्देश्य किस लिए एकत्र होंगे, उनका उद्देश्य जो होगा या आवश्यकता होगी, है ना, अपनी आवश्यकता के लिए, अपेक्षा के लिए एकत्र होंगे। कैसी अपेक्षा, तो अपेक्षा 3 तरह की हो सकती है, या तो आर्थिक लाभ के लिए वो इकट्ठा होंगे, या तो सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा होंगे, या सांस्कृतिक दृष्टि से वे क्या करेंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे। ठीक है। और जो संगठन होगा वो कैसा होगा, गणतांत्रिक होगा। गणतांत्रिक कहने का मतलब कोई वहाँ पर मोनोपोली चलेगी, मोनार्की जैसा सिस्टम नहीं होगा, वंशानुगत सिस्टम नहीं होगा। वहाँ पर जो काम करते हैं उन्हीं के द्वारा, है ना, प्रजातांत्रिक होगा, है ना, लोकतांत्रिक होगा। एक्चुअल में क्या होगा, प्रजातांत्रिक होगा। वहाँ पर जो काम करते हैं उन्हीं के मध्य से मैनेजमेंट चुना जाएगा, है ना, और वही गवर्न करेंगे किसको, संगठन को। साथ ही साथ यह संयुक्त स्वामित्व वाला होगा। ठीक है, यानी सभी का हिस्सा, शेयर उसमें रहेगा और सभी उसके अधिकारी होंगे, मालिक होंगे, किसके, उस संगठन के। ठीक है, तो सहकारिता की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हमने देख ली। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सहकारिता के इतिहास की। तो सहकारिता का जो इतिहास है वो अगर हम विश्व में देखें, है ना, विश्व में अगर हम सहकारिता का इतिहास देखते हैं तो सहकारिता की शुरुआत हमको देखने को मिलती है स्कॉटलैंड से। ठीक है, स्कॉटलैंड में 1761 में, है ना, एक जगह है फेनविक, यहाँ से कोऑपरेटिव जो आपकी कल्चर है उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद ये फ्रांस फैलता है, तत्पश्चात यह इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड में 1844 में रॉचडेल नामक एक जगह में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। एक्चुअल में कंडीशन होती क्या है कि 1840 के आसपास जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा बुनकरों पर, और बुनकर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनकी रोज़मर्रा की समस्या आ गई। अब महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो टेक्सटाइल बुनकर थे वो प्रभावित होते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और ख़राब गुणवत्ता की वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। उनको खाने के लिए सही से चीज़ें नहीं मिलती, बहुत महंगी मिलती हैं जो ख़राब गुणवत्ता की चीज़ें होती हैं वो भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संगठन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एक संगठन बनाया 28 लोगों का, है ना। तो 28 लोग एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, और एक संगठन बनाकर अपने पैसों को बचाकर एक कोऑपरेटिव, है ना, क्या बनाते हैं, कंज्यूमर स्टोर ये खोलते हैं। कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर खोलते हैं जहां पर वे उन वस्तुओं का विक्रय करते हैं जो क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिनके दाम बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत ख़राब गुणवत्ता में मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव स्टोर खोला और ये विश्व में प्रथम प्रयास था कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर का। तो पहला जो संगठन बनाया है वो रॉचडेल है। और ये रॉचडेल जो आपका संगठन था ये प्रभावित था, है ना, ये किससे प्रभावित था, ये प्रभावित था आपके 1840 में रॉबर्ट ओवन, जो क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक थिंकर थे। क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक थिंकर थे, यानी सामाजिक आर्थिक चिंतक थे, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहकारिता आंदोलन का पिता कहा जाता है विश्व में। किसे, रॉबर्ट ओवन को क्या कहा जाता है, सहकारिता आंदोलन का पिता कहा जाता है। जिसमें इन्होंने, रॉबर्ट ओवन का विचार क्या था, ये कहते थे कि एक सेल्फ कंटेंड यानी सेल्फ सफिशिएंट, है ना,
क्या सेल्फ कंटेंट, स्वसक्षम क्या बनना चाहिए, एग्रीकल्चर कम्युनिटी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर कम्युनिटी अर्थात क्या कृषि समाज का निर्माण करना चाहिए, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए, है ना, जो अपने अपने से क्या लगाए, पैसा लगाए, अपना ही उत्पादन करे और क्या करे, स्वयं शासित हो, है ना, एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रियल कम्युनिटी होनी चाहिए। तो इनके विचार से प्रभावित होकर रोजडेल जो है जो संगठन है वो बनता है। और इसी रोचडेल जो आपका जो रोचडेल संगठन बनता है, इसी के 7 जो सिद्धांत हैं, है ना, 7 सिद्धांत, इसे रोचडेल सिद्धांत कहते हैं, जिसके आधार पर विश्व में सहकारिता जो है वो चलती है। ठीक है, और वो सिद्धांत क्या क्या है, वॉल्यूम एंड ओपन मेंबरशिप, सॉरी वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलेंट्री और ओपन मेंबरशिप क्या होती है, यानी भेदभाव रहित, है ना, क्या सभी के लिए खुला सदस्यता। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड, यानी उनको क्या दिया जाए, मोटिवेशन दिया जाए और उनको रिवॉर्ड भी दिया जाए इसका, जब वो सही अच्छे से कार्य करें। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, यानी आप गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक रूप से क्या करो, मेंबर्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। ठीक है, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सेकेंड है। तो मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कहने का अर्थ क्या है कि जो सदस्य होगा वो क्या करेगा, अपने साथ कुछ अंश पूंजी लेकर आएगा, भागीदारी लेकर आएगा संगठन में, तभी वो सदस्य बन पाएगा। एनाटॉमी एंड इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता हो, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, बहुत खुले तौर पर कार्य हो, है ना। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, उनको बीच बीच में क्या दिया जाए, शिक्षा दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा क्या हो, आपका उनको नॉलेज शेयर किया जाए। ठीक है, क्लियर। और कंसर्न फ्री कम्युनिटी का निर्माण किया जाए। कंसर्न फ्री यानी चिंता मुक्त समाज का निर्माण किया जाए, संगठन का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें रोचडेल। आपको इसमें जानने लायक चीज़ें ये हैं, है ना, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं विश्व इतिहास में। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो रहेगा, है ना, क्या रहेगा कि विश्व की, अभी क्वेश्चंस क्या देखने को मिलेंगे कि पहली आधुनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ प्रारंभ हुई, है ना। तो 1844 में इंग्लैंड में, क्या नाम था, रोचडेल, है ना। ठीक है, तो रोचडेल जो संगठन था, रोचडेल में इसकी शुरुआत होती है, पहली आधुनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ना, उसे किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है ना। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन के पिता रॉबर्ट ओवन कहा जाता है विश्व में। रोचडेल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सहकारिता से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर भारत में कोऑपरेटिव के विकास की बात करें, भारत में विकास व इतिहास की अगर बात करें, ठीक है, तो प्राचीन समय से, है ना, प्राचीन समय में जब विधिक स्थापना नहीं हुई थी भारत में, है ना, 1991 के अधिनियम, 1901 के जो एडवर्ड लॉ समिति बनती है, उसका 1919 का भारत शासन अधिनियम है, या जो आपका 1961 का मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे कोऑपरेटिव संगठन चलते थे। जैसे देवराई देखने को मिलता है, वनराई देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, त्रावणकोर में कोरिस नाम से संगठन देखने को मिलता है, कोल्हापुर में विशेष फण आदि कोऑपरेटिव संगठन देखने को हमको मिलते हैं। अगर हम आधुनिक समय में प्रयासों की अगर बात करें, ठीक है, तो आधुनिक समय में जो पहला प्रयास है ना, प्रथम प्रयास जो है वो देखने को मिला 1885 में, 1885 में। 1885 में एक मद्रास में अधिकारी हुए फ्रेडरिक
निकलसन, ठीक है, ये फ्रेडरिक जो निकलसन थे, है ना, इन्होंने सुझाव दिया। एक्चुअल में क्या था कि जो उन्होंने देखा कि मद्रास में जो किसान हैं उनके पास ना कृषि करने के लिए संसाधनों का अभाव है, उनके पास जो खाद चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए, वही अवेलेबल नहीं है, वो कृषि नहीं कर पा रहे हैं और सूदखोरी से ग्रसित हैं। वहाँ पर अगर वो ऋण लेते हैं किसी साहूकारों से तो बहुत ही अल्पकालीन ऋण मिलता है और वो भी अल्पकालीन जो ऋण है उसके बदले ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है और ज़मीन से उनको हाथ धोना पड़ता है। तो फ्रेडरिक जो निकलसन थे, है ना, इन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? किसको? ब्रिटिश एम्पायर को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि एक भूमि बैंक बनाना चाहिए, भूमि बैंक प्रणाली का सुझाव दिया, ठीक है, जिसमें क्या दिया जाए? किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा जाए, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाए। किसके बदले? तो भूमि के बदले, है ना, ठीक है। अल्पकालीन ऋण साहूकार देते थे, उससे दिक्कत होता था, कम समय में वे जो है ऋण चुका ही नहीं पाते थे। जबकि अगर दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है तो भूमि जो है उस पर वो अपना हक रख सकते थे और ऋण भी आसानी से चुका सकते थे। अब इसको ना, इस सुझाव को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया उस समय, ठीक है, क्लियर, उस समय अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ? भारत में भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। तो उस समय भीषण जब अकाल पड़ा तो ब्रिटिश सरकार को भी दिखने लगा, राजस्व में कमी आ गई। तो इस राजस्व में कमी और जनता के दबाव को देखते हुए 1892 में, है ना, जो मद्रास के गवर्नर थे, हमको पता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी थी, है ना, ठीक है, भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी तो वहाँ पर मद्रास के गवर्नर थे। कौन थे मद्रास के गवर्नर? तो उस समय मद्रास के गवर्नर थे वेडलॉक, ठीक है। तो वेडलॉक जो थे उन्होंने इनकी नियुक्ति की, किनकी? फ्रेडरिक निकलसन की नियुक्ति की। किस लिए? एक संभावना की तलाश के लिए, है ना। किसकी संभावना की तलाश के लिए? भूमि बैंक प्रणाली की संभावना की तलाश के लिए, है ना, प्रणाली की संभावना की तलाश के लिए इन्होंने एक समिति गठित की जिसका अध्यक्ष फ्रेडरिक निकलसन को बनाया। इन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। 1895 में इन्होंने क्या दे दिया? रिपोर्ट भी दे दिया। अब जब रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, इसे क्या कर दिया गया? अनदेखा कर दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनदेखा कर दिया गया। है ना, ब्रिटिश जो थे वो पिस्सू की तरह थे, रक्त पिपासु थे, है ना, तो इन्होंने अनदेखा कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है? 1898 जो 1890 से जो अकाल चला आ रहा था वो 1898 में भीषण अकाल में तब्दील हो गया, है ना। 80s के दौर से जो अकाल चला रहा था भीषण अकाल में तब्दील हो गया। इससे फिर से राजस्व में कमी आई, ठीक है, राजस्व में कमी आई, ठीक है। अब राजस्व में जब कमी आई, है ना, तो राजस्व में जब कमी आई यहाँ पर 1898 में भीषण अकाल के बाद, तो यहाँ पर इस समय लॉर्ड जो कर्जन था, है ना, क्या था? लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का वायसराय था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक समिति बनाई जिसका नाम था एडवर्ड लॉ समिति। कौन समिति बनाई? एडवर्ड लॉ समिति, है ना। तो एडवर्ड लॉ समिति इन्होंने बनाई कब? 1901 में, ठीक है। कब बनाई? 1901 में। इसने क्या सिफारिश की? इस समिति ने सहकारी समिति की सिफारिश की। क्या करना चाहिए? भारत में सरकारी समितियों का गठन करना चाहिए। जब ये लोग मिलकर क्या करेंगे? आपका
क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, है ना, मिल का पैसा लगा करेंगे, बल्कि सरकार भी इसमें कुछ अंश पूंजी लेके आएगी, है ना, तो कृषि बढ़ेगी और इससे भारत सरकार यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ही फायदा होना है। और इसी के तहत सन 1904 में प्रथम क्या आता है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम आता है। ठीक है, किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में सहकारी सोसाइटी अधिनियम आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है। यह क्या था, पहली बार प्राथमिक सहकारी समिति बनती, इसी के बाद पहली बार, है ना, ये पहला प्रयास था भारत में, और सरकारी प्रयास, पहला सहकारी प्रयास था, प्रथम सहकारी प्रयास था, है ना। और इसी के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार क्या बनती हैं, प्राथमिक सहकारी समिति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए मैं बहुत डिटेल जा सकता हूँ, लेकिन हम डिटेल नहीं जाएंगे, जो काम की चीज़ें वहीं पर उसी पर ही बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1919 में, है ना, जो भारत शासन अधिनियम है ना, भारत शासन अधिनियम हमको पता है, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है ये एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें ना प्रांतों में पहली बार सहकारिता का जन्म हुआ। क्या देखने को मिली, प्रांतों में सहकारिता। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था, भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन आपको देखने को मिला, द्वैत शासन देखने को मिला। ठीक है, कहाँ, गवर्नर प्रांतों में, करीब 8-9 गवर्नर प्रांत थे। यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर प्रांतों में, है ना, जो सहकारिता है ना, वो किसका विषय बना, प्रांत का विषय बन गया। शक्ति विभाजन हुआ, है ना, और प्रांत को यह विषय ट्रांसफर कर दिया गया। कौन से रिफॉर्म में, 1990 के रिफॉर्म में, है ना। और क्या कर सकते थे कि विभिन्न राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते थे, कोऑपरेटिव एक्ट या सहकारी समिति अधिनियम बना सकते थे। ठीक है, क्लियर। तो भारत शासन अधिनियम के तहत यह विषय जो किसके पास चला गया, प्रांतों के पास चला गया। क्लियर है, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब देखो, इसके बाद ना 26 जनवरी 1950 जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, है ना, तो हम देखें, अगर संविधान में सहकारिता की बात करें, संविधान में सहकारिता की अगर बात करें, है ना, तो संविधान में 7वीं अनुसूची है। देखो हमारे संविधान में अनुसूची एक विशेष स्केड्यूल है कुछ, है ना, तो हमारे हमको पता है कि बहुत सारे स्केड्यूल हैं, 12 अनुसूची व्यवस्था है यहाँ पर भारत में, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इस तरह की अनुसूचियाँ हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है ना, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, किसके मध्य, संघ और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसमें 3 सूचियां आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी सूची, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून, यानी उस संघ सूची में जो जो चीज़ें होंगी उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, केवल राज्य ही बनाएंगे। और समवर्ती सूची पर कानून कोई भी बना सकता है, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, तो इस शक्तियों का जब बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में, तो सहकारिता जो है, इसे, ये जो था ना द्वैत शासन में प्रांत का विषय था, उसे स्टैंड रखते हुए, 10 का 10 रखते हुए सहकारिता जो है वो किसका विषय बन गया, राज्य सूची का विषय बन गया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सहकारिता कौन सी अनुसूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, इसके बाद इसी के तहत राज्य सूची का विषय बना, तो 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम आपको देखने को मिलता है।
है ना। तो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है ना, जो 1961 में पारित किया गया है ना मध्य प्रदेश विधानसभा में। 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित होता है। ठीक है, क्लियर। अब जब छत्तीसगढ़ बना है ना, छत्तीसगढ़ कब बना? सन 2000 में बना, 1 नवंबर सन 2000 को, है ना। जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना, तो उसके बाद 13 जून 2001 को, चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, तो यह जो अधिनियम है उसको छत्तीसगढ़ में ही शामिल कर दिया कुछ चेंजेस के साथ। जैसे जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश के शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग होगा। तो 13 जून 2001 को एक अनुकूलन का आदेश जारी हुआ। अनुकूलन माने अनुकूलन आदेश जारी हुआ, कहने का मतलब एडॉप्टेशन किया गया। जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में है वही चीज़ें भारत में भी, छत्तीसगढ़ के मामले में भी रहेंगी। और 13 जून 2001 को हम क्या करेंगे, उसको अपने लिए अपना रहे हैं, केवल कुछ चीज़ें चेंज करें। जहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा है वहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित करके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जो है वो अब बन गया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 40 में हमको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था है ना, पंचायती राज का प्रावधान है। और इसी पंचायती राज के प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान के एक समिति बनती है 1957 में। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अशोक मेहता समिति, बहुत सारी समितियाँ बनती हैं। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है ना, उसकी सिफारिश पर 1959 में आप कहाँ, नागौर राजस्थान में पहली बार किसको देखते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना होती है। कहाँ? नागौर राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सन 2011 में 97वां संविधान संशोधन होता है, 97th अमेंडमेंट होता है। अब देखो, अभी तक जो पंचायती राज था ना, अलग अलग जगह अलग अलग था। ठीक है, हर जगह जो आपका जो कानून था, हर राज्य अपने अपने हिसाब से रखा था। तो प्रावधान चूंकि अलग अलग थे तो सहकारिता को लागू करने में दिक्कत भी थी। तो 97th अमेंडमेंट जब हुआ तो इसे पूरे देश में क्या कर दिया गया, पूरे देश में एक रूपता प्रदान कर दी गई 97th अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि अब पूरे देश में पंचायती राज एक ही तरह का होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ना 97th अमेंडमेंट एक्ट है ना 2011 के तहत है ना कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 43 ख में संशोधन किया गया, एक नई शाखा 9 ख या 9B जोड़ी गई। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में अपन बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत में सहकारिता का जनक कौन किसे कहा जाता है, भारत में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आती है ना, भारत में पहला सहकारी समिति अधिनियम के लिए कौन समिति गठित होती है, और छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में सहकारिता, संवैधानिक प्रावधान है ना, स्ट्रक्चर और साख किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है।